धरती पर कहीं एक बड़े से कमरे के अंदर, जो एकदम हाईटेक मेडिकल उपकरणों से भरा हुआ था। इस कमरे के ठीक बीचों बीच एक अत्याधुनिक अस्पताल का बिस्तर पड़ा था, जिससे हर तरह की दवाइयों की मशीनें जुड़ी थीं। इस आरामदायक बिस्तर पर एक दुबला पतला, झुर्रियों से भरा बूढ़ा आदमी लेटा था, जो वेंटिलेटर की मदद से बस हल्की हल्की सांसें ले रहा था। बेहद मुश्किल से उस बूढ़े ने अपनी कांपती पलकें खोलीं और उनमें से उसकी धुंधली आंखें दिखाई दीं। बूढ़ा आदमी बस आसमान की सफ़ेद छत को घूर रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो या फिर बस पूरी तरह से थक चुका हो। आह, मुझे याद भी नहीं कि मैं इस सफ़ेद कमरे में कितने समय से हूँ। एक दिन, एक साल, एक दशक। मुझे बस मौत का डर याद है। और फिर बस इतना याद है कि मैंने अपनी अथाह दौलत और रसूख का इस्तेमाल करके ये कमरा बनवाया था, ताकि मैं जितना हो सके उतना जी सकूं। लेकिन ऐसे जीना थोड़े ही है। मैं बस सांस ले सकता हूँ और सो सकता हूँ। अब तो मैं खाने पीने का मज़ा भी नहीं ले सकता। ना कोई औरत, ना शराब, ना घूमना, ना बात करना, कुछ भी नहीं। दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, क्या वे अभी भी जिंदा हैं? मुझे उनके चेहरे या नाम भी याद नहीं है। बस लियाम नाम थोड़ा सा याद आ रहा है, पर और कुछ याद नहीं। परिवार, हाँ मुझे याद है मेरी पत्नी इस कमरे को बनवाने से 1 साल पहले गुजर गई थी। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे याद है मेरे बेटे थे, पर वे अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? खैर, मुझे उम्मीद है वे खुश होंगे। मैंने उनके लिए इतना कुछ छोड़ा है कि वे राजाओं की तरह जी सकें। काश मैं अपनी मौत से पहले बस एक बार उनका चेहरा देख पाता। आखिर हमें मरना ही क्यों पड़ता है? क्या हम अपने प्यारों के साथ हमेशा नहीं जी सकते? हमारी जिंदगियां इतनी कमज़ोर और सस्ती क्यों हैं? जब हमें मरना ही था तो हमें पैदा ही क्यों किया गया था? कोई कितना भी कुछ हासिल कर ले, कितनी भी दौलत कमा ले, ताकत, ओहदा, प्यार, धोखा, दुनियावी मज़े, सब कुछ आखिर में बुढ़ापे के साथ ख़त्म हो जाएगा और आखिरकार हम मौत की गोद में चले जाएंगे। अंत में कुछ मायने नहीं रखता। जीवन नाम की हमारी ये छोटी सी यात्रा कहीं पहुँचे बिना ही ख़त्म हो जाएगी। हम या तो अपने बाद आने वालों के लिए रास्ता बना सकते हैं, या फिर इसके ठीक उलट कुछ ना करके। लोग एक दूसरे की जगह लेंगे, नई यादें बनेंगी, जबकि पुरानी इतिहास बन जाएंगी। कुछ भी हमेशा नहीं रह सकता। इसीलिए जब तक है तब तक जी भर के जी लो। लेकिन अगर आप किसी मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूछें, तो मुझे दूसरों का पता नहीं, पर मैं एक और दिन जीना चाहता हूँ और मरना नहीं चाहता। बस बिल्कुल उन फैंटेसीज़ की तरह मैं अमर बनना चाहता हूँ। और उस बुढ़ापे की कड़वी हकीकत को सहने के बाद और इस कमरे में अकेले पढ़े पढ़े हर पल अगले ही सेकंड मर जाने के डर में जीने के बाद मैं इसके लिए कुछ भी छोड़ दूंगा, कुछ भी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, पर तभी अचानक उस बूढ़े को कुछ अजीब लगा। रुको, 1 मिनट, मेरा सिर दर्द क्यों नहीं कर रहा? उन सारी दवाइयों की वजह से मुझे अब नींद क्यों नहीं आ रही? पहले तो मैं 5 मिनट भी ठीक से जाग नहीं पाता था, और जब भी सोचने की कोशिश करता मेरा सिर दर्द होने लगता। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। और अरे, मेरी यादें अचानक ज़्यादा साफ क्यों हो रही हैं? मेरा मेरा नाम जैकब स्टीव है। पर यह कैसे मुमकिन है? क्या उन वैज्ञानिकों ने कोई चमत्कारी दवा खोज ली और मेरे बेटे ने उसे मेरे लिए ख़रीद लिया? तो इन कमबख्तों ने अपने बूढ़े बाप को भूला नहीं। खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। पर सब कुछ इतना अंधेरा क्यों है? क्या इस दवा ने सिर्फ मेरे दिमाग पर काम किया, मेरी आंखों पर नहीं? फिर भी ये मेरी पिछली हालत से तो बहुत बेहतर है। हालांकि मुझे अंत में मरना ही है, अगर आज नहीं तो कल। ठीक इसी वक्त जैकब ने काफ़ी समय बाद पहली बार एक अनजानी कर्कश आवाज़ सुनी। काफ़ी दिलचस्प। प्रयोग पूरी तरह से असफल नहीं रहा। इस टेस्ट सब्जेक्ट के नए दिल ने प्रत्यारोपण के 10 सेकंड के बाद धड़कना शुरू कर दिया। जैकब हैरान रह गया जब उसने ये कर्कश बड़बड़ाहट सुनी, क्योंकि ये भाषा पूरी तरह से नई और विदेशी थी। पर वो इसे ऐसे समझ रहा था जैसे ये उसकी मातृभाषा हो। जहाँ तक उसे याद था, उसने इस तरह की भाषा पहले कभी नहीं सीखी थी। हालांकि उसने जो सुना उससे वे और भी ज़्यादा परेशान हो गया। तो अब ये मुझ पर प्रयोग कर रहे हैं? किस कमबख्त ने उन्हें इस बूढ़े शरीर को लैब रैट की तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त दी? क्या ये विलियम था या रियान? छोटा जहन तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। जैकब गुस्से से अपने बेटों को कोसने लगा। इन शैतानों ने मेरी मर्जी के बिना मेरा दिल बदलने की हिम्मत कैसे की? धत तेरे की, आखिर ये कौन सा झोला छाप है? अगर मुझे होश आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं झोला छाप। मगर
इसी कर्कश आवाज के अगले शब्दों ने जैकब को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। काफी दिलचस्प। प्रयोग पूरी तरह से असफल नहीं रहा। इस टेस्ट सब्जेक्ट के नए दिल ने प्रत्यारोपण के 10 सेकंड के बाद धड़कना शुरू कर दिया। जैकब को अचानक लगा, नहीं, उसे पता था कि इस झोला छाप के साथ कुछ तो भयानक गड़बड़ है। क्या ये पागल झोला छाप है? ये गुलाम लोगों और इंसानों के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे वो किसी फैंटेसी में रह रहा हो। मेरे बेटों ने मुझे किस तरह के सनकी के हवाले कर दिया। जल्द ही जैकब को अपने शरीर का फिर से एहसास हुआ और उसने पूरी ताकत से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, क्योंकि वह इस सनकी को जल्द से जल्द अपने कमरे से बाहर निकालना चाहता था, इससे पहले कि वो उसे सचमुच मार डाले। हालांकि उसने सोचा था कि मरना जीने से बेहतर है और सब, लेकिन जब मौत सामने आई तो वह मरना नहीं चाहता था। वह तैयार नहीं था और शायद कभी होता भी नहीं। वह बस हर सांस लेना चाहता था, इससे पहले कि उसका शरीर अपने आप हार मान ले और उस पर कोई मशीन या दवा काम ना करे। फिर भी जब जैकब की आंखें आखिरकार खुली तो वह हैरान और अविश्वास से भर गया, क्योंकि वह साफ साफ देख सकता था। पहले की तरह धुंधला नहीं, वह उतना ही साफ देख सकता था जितना वह अपनी जवानी के दिनों में, या उससे ज़्यादा साफ देखता था। शायद ये झोला छाप नहीं। हालांकि उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसका पूरा धड़ दरवाज़ों की तरह खुला हुआ था और कोई भी उसके हर अंग और खून की नस को साफ साफ देख सकता था। आह आह! जैकब ने पूरी ताकत से चीख मारी, इससे पहले कि उसकी आंखें ऊपर की ओर घूमी और वह बेहोश हो गया। तो ये थे जैकब स्टीव, एक बूढ़े आदमी जो 116 साल की उम्र में मर गए। 20 साल तक मशीनों और दवाइयों पर जीने के बाद आखिरकार उनका दिल जवाब दे गया और फेल हो गया। जैकब को अपने सिस्टम में ज़बरदस्त बेहोशी की दवा यानी कि एनेस्थेटिक्स के कारण कुछ भी महसूस नहीं हुआ और अनजाने में उनका पुनर्जन्म हो गया। और इस मिस्टीरियस जगह पर उनके पहले अनुभव के लिए वो बस 5 सेकंड के लिए जागे, इससे पहले कि उन्होंने अपना खुद का पोस्टमार्टम देखा और अत्यधिक पीड़ा, सदमे और डर के कारण बेहोश हो गए। भले ही जैकब के पास 100 साल के आदमी की मानसिकता थी और उन्होंने अपने पिछले जीवन में काफ़ी कुछ देखा था, फिर भी इसे हजम करना मुश्किल था। जैकब को अभी भी नहीं पता, ये तो बस उनके दुखों की शुरुआत थी और अमरता की ओर उनकी अवांछनीय क्रूर यात्रा, जिसे वो इतनी शिद्दत से चाहते थे। न जाने कितना वक्त बीत गया। जेकब की आंखें फिर से खुलीं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था। तभी पिछले कुछ पलों की यादें बाढ़ की तरह उसके दिमाग में वापस आ गईं। पहले तो उसे लगा कि ये बस कोई बेहद बुरा सपना है, लेकिन जब उसने अपने शरीर को महसूस किया और अपनी नई साफ नज़रों से देखा तो उसका दिल किसी रॉकेट की तरह धड़कने लगा। उसने अनजाने में ही फिर से अपने धड़ की तरफ देखा, लेकिन अजीब बात थी कि उसका सिर हिल ही नहीं रहा था। उसने अपनी आंखों को घुमाकर नीचे देखा और चैन की सांस ली। शुक्र है, इस बार उसका शरीर किसी किताब की तरह खुला हुआ नहीं था, लेकिन ये राहत बस पल भर की थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपने आसपास की अजीबोगरीब चीज़ों को नोटिस किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली बात, वो पूरी तरह से नंगा था और किसी वजह से बोल या हिल नहीं पा रहा था। दूसरी बात, उसे अपना शरीर काफ़ी नया लग रहा था, वो पुराना बूढ़ा शरीर अब नहीं था। तीसरी बात, वो अपने हाथ पैर तो छोड़ो, अपनी छोटी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। और आखिरी और सबसे डरावनी बात, वो एक कांच के सेल के अंदर हवा में तैर रहा था, जो एक हल्के नीले लिक्विड से भरा हुआ था। वो बस धुंधला सा अपना अक्स देख पा रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है? बेहद परेशान होकर जेकब ने उस पारदर्शी कांच के बाहर देखने की कोशिश की। बाहर हल्की हरी रोशनी जल रही थी। जेकब को कमरे के बीच में धुंधला सा एक टेबल दिखाई दिया, लेकिन जब जेकब की नज़र उसके ग्लास सेल के ठीक सामने वाली दीवार पर पड़ी तो उसे ज़बरदस्त झटका लगा। उसकी आंखें दहशत से कांप उठीं। सामने दीवार पर भी एक ग्लास सेल था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा जीव था जिसका सिर जंगली सूअर का था और धड़ एक इंसानी मर्द का। मैं ज़रूर हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ऐसा कोई जानवर असली हो ही नहीं सकता। जेकब ने तुरंत इस बात को नकार दिया, बिना 2 बार सोचे। उसने जल्दी से अपनी नज़रें कहीं और घुमा लीं, क्योंकि वो दोबारा उधर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं वो पागल ना हो जाए। जेकब ने देखा कि कमरे के कोने में छोटी सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही थीं, जो साफ तौर पर बाहर निकलने का रास्ता थी। लेकिन वो चाहकर भी उस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पा रहा था जिसने उसे जकड़ रखा था, जबकि उसे कोई जंजीर या ताला महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार जेकब ने यह सोचना छोड़ दिया कि वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि अचानक जवान हो जाना और जादू से इस खफनाक जगह पर आ जाना ये नामुमकिन था। वो कभी किसी पंथ या धर्म को नहीं मानता था। अमरता की चाहत रखते हुए भी उसे पुनर्जन्म पर भरोसा नहीं था। उसके लिए यह बस एक फैंटेसी थी, एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती। शायद मैं मरने वाला हूँ या मर चुका हूँ और ये मौत से पहले का कोई फ्लैशबैक है।
पर मेरा फ्लैशबैक किसी हॉरर मूवी जैसा क्यों है? जेकब बुरी तरह उलझ गया था। खैर जो भी है ये जल्दी खत्म हो जाएगा और इसके बाद मेरा वजूद ही मिट जाएगा, जेकब ने बड़ी दुखी मन और नाउमीद होकर सोचा। ठीक तभी जेकब को दरवाज़ा खुलने की सरमराहट सुनाई दी। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उन धुंधली सीढ़ियों की तरफ देखा। एक छोटा धुंधला सा साया जिसने काला केप पहना हुआ था कमरे में दाखिल हुआ। जेकब बता सकता था कि इस शख्स की लंबाई बमुश्किल 4 फुट होगी। ये साफ तौर पर अजीब था जब तक कि ये कोई बच्चा ना हो। उस छोटे साए ने अपना केप उतारा और सीढ़ियों के पास एक छोटी मेज पर फेंक दिया। जेकब अभी भी उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाला था। ये छोटा साया अचानक जेकब के ग्लास सेल की नोटिस किया और उसकी तरफ बढ़ा। जेकब बड़े आराम से उस शख्स को पास आते हुए देख रहा था। ओह, तुम जाग गए। उस शख्स ने किसी तरह जेकब की खुली आंखें देख लीं और तो और उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जो जेकब ने पिछली बार बेहोश होने से पहले सुनी थी। उफ, ये झोला छाप मेरे फ्लैशबैक में क्या कर रहा है? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में किसी पागल डॉक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा। जेकब ने कड़वाहट से आह भरी। उस छोटे इंसान ने अचानक जेकब के सेल के पास किसी चीज़ की तरफ अपनी उंगली बढ़ाई और देखते ही देखते सारा नीला लिक्विड नीचे की ओर बह गया। जेकब का ग्लास सेल धीरे धीरे खाली हो गया। जब वो चिपचिपा नीला लिक्विड हट गया तो जेकब आखिरकार थोड़ा साफ देख पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो एक धातु की सतह पर खड़ा है, लेकिन वो अभी भी अपना चेहरा या कुछ भी हिला नहीं पा रहा था। अचानक वो कांच की ट्यूब भी नीचे की ओर सरकने लगी। वो खुल रही थी। अब जेकब की नज़रें आखिरकार उस नन्हे से जीव पर पड़ी और जिस पल ऐसा हुआ उसका पूरा शरीर कांप गया और उसकी आंखें दहशत से फट गईं। उस छोटे इंसान का चेहरा पूरी तरह भूरा था, जिस पर 5 सेंटीमीटर लंबी चाकू जैसी नाक, हरी रंग की आंखें और काली पुतलियां थीं। उसके कान लंबे और नुकीले थे और उसके मुंह से तेज डरावने हरे रंग के नुकीले दांत बाहर निकल रहे थे। वो पूरी तरह से गंजा था, बस उसके सिर के बिल्कुल बीच में काले बालों की एक लट थी। मैं उसे गाली देना चाहता था, पर उसका कमबख्त मुंह खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका मौत का फ्लैशबैक अब और भी ज़्यादा सटीक और डरावना होता जा रहा था। तुम जिस तरह से मुझे देख रहे हो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया गुलाम, घुटने टेको, जो उस छोटे राक्षस ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी हरी आंखें रहस्यमय तरीके से चमकने लगीं। घुटने टेको, नील डाउन। जेकब जो अभी भी सोच रहा था कि ये उसकी मौत से पहले का कोई हॉरर शो है, उसने आखिरकार कुछ ऐसा महसूस किया जो कोई मरने वाला या सपना देखने वाला महसूस नहीं कर सकता। दर्द। जैसे ही उस छोटे राक्षस के मुंह से घुटने टेको शब्द निकला, जेकब को अपने दिमाग में बेइंतहा दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी मर्जी के बिना उसके घुटने मुड़ गए। धड़ाम। कठोर स्टील पर हड्डियों के टकराने की जोरदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। जेकब की हालत खराब थी। हैरानी, दहशत, अविश्वास और घुटनों में भयानक दर्द। उसके घुटने की कटोरियां लगभग चकनाचूर हो गई थीं जब उसका शरीर उसकी इजाज़त के बिना नीचे गिर गया। आप ठीक है, एक गुलाम को हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। वो छोटा राक्षस कुटिलता से हंसा जब उसने देखा कि जेकब का शरीर कांप रहा और उसका चेहरा पीला पड़ गया है। जेकब किसी तरह अपने सदमे से बाहर आया और वो सारे पल उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। वो विदेशी भाषा, उसका अचानक खून से लथपथ जागना, फिर वो नीले लिक्विड वाले ग्लास सेल में होना और अंत में इस अजीबोगरीब बात करने वाले राक्षस के द्वारा जबरदस्ती झुकाना, सब कुछ बस एक ही दिशा में इशारा कर रहा था जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन ये सब कुछ उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था और शायद उसके करोड़ों सवालों का यही एक जवाब था। पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। मेरा पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन हुआ है। इस वक्त जेकब के दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई थी और सब कुछ खिचड़ी बन गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ऊपर से इस ट्रांसमिग्रेशन के बाद के अनुभवों ने हालात और बिगाड़ दिए थे। अपने पुराने दिनों में जेकब ने ऐसी नॉवेल्स पढ़ी थीं, पर वो हमेशा उनका मजाक उड़ाता था क्योंकि उसके लिए ये सब बस कोरी फैंटेसी थी। लेकिन अब यही फैंटेसी कड़वी हकीकत बन चुकी थी और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उस छोटे राक्षस के मुताबिक वो गुलाम बनाया जा चुका था और वो बदसूरत बौना उसका मालिक था। हद तो ये थी कि वो छोटा राक्षस उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकता था। उसका हिल ना पाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। लानत है, वो तो बोल भी नहीं पा रहा था। शांत हो जाओ जेकब। तुम वो इंसान हो जिसने दुनिया की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर राज किया है, तो इस छोटे राक्षस को काबू करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। और अच्छी बात देखो, तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। जेकब ने किसी तरह खुद को शांत किया, पर वो सिर्फ ऊपर से शांत था, जबकि उसका दिल फटने की कगार पर था। भले ही उसे अपनी दूसरी जिंदगी के बारे में सोचकर थोड़ी खुशी हुई थी, पर उसके हालात इस नई जिंदगी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। मुझे और जानकारी चाहिए, पर कैसे? मैं तो बोल भी नहीं सकता
और ये छोटा भूरा कमीना जरा भी दोस्ताना नहीं लग रहा। जेकब ने डरते हुए उस छोटे राक्षस की तरफ देखा जो उसे अपनी ठंडी हली आंखों से घूर रहा था। अब जब तुम काबू में हो तो चलो पहले ट्रांसप्लांट का नतीजा देखते हैं। उस छोटे राक्षस का बदसूरत चेहरा अचानक उत्साह से भर गया जब उसने पहले ट्रांसप्लांट का जिक्र किया। जाओ उस मेज पर सीधे लेट जाओ, उसने जेकब को हुक्म दिया और खुद उन अजीबोगरीब औजारों की तरफ बढ़ा जो एक जंग लगी स्टील की ट्रे पर रखे थे। वो औजार भी काफ़ी घिसे पिटे लग रहे थे। जेकब एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह खड़ा हुआ और वही किया जो उससे कहा गया था। वो स्टील की मेज पर लेट गया जो उसकी लंबाई से बस थोड़ी सी बड़ी थी। उसका चेहरा भावहीन था पर अंदर तूफान मचा था। धत तेरी की, कंट्रोल किए जाने का एहसास ज़रा भी अच्छा नहीं है, खासकर तब जब आपको कोई सुंदर औरत नहीं बल्कि एक बदसूरत राक्षस कंट्रोल कर रहा हो। आखिर ये मुझे कैसे नचा रहा है? जेकब ने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। उसे समझ आ गया था कि उस राक्षस का उस पर कितना ज़बरदस्त कंट्रोल है। उसे शक था कि अगर वो चीज़ उसे आत्महत्या करने को कहे तो उसका शरीर अपना ही गला काटने में एक पल भी नहीं झिझकेगा। उस छोटे राक्षस ने एक स्कैल्पल जैसा औजार उठाया जो एक पोर्टेबल चाकू ज़्यादा लग रहा था और फिर उसने जेकब की छाती के ठीक बीच में एक 2 सेंटीमीटर का गहरा कट लगा दिया। खून का फवारा फूट पड़ा पर उस राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने एक लंबी धातु की ट्यूब ली जो दोनों तरफ से खुले पाइप जैसी थी और उसे सीधे उस कटे घाव में घोंप दिया। जेकब का शरीर दर्द से कांपने लगा। भाड़ में जो कमीने, कम से कम थोड़ा एनेस्थीसिया तो इस्तेमाल कर लेता, और ये औजार साफ भी है। जेकब दर्द और चिंता के मारे मन ही मन गालियां बक रहा था जैसे जैसे वो मेटल ट्यूब उसके घाव में और गहरी जा रही थी। जब वो छोटा राक्षस ट्यूब की जगह से संतुष्ट हो गया तो उसने अपने गले में लटके छोटे लाल बैग का ढक्कन खोला। अंदर से उसने एक छोटी हरी शीशी निकाली। जेकब दर्द में भी उस हरी शीशी को घूर रहा था और अचानक उसे बहुत बुरा एहसास हुआ और जैसा उसे शक था, राक्षस ने ढक्कन खोला और ट्रे से एक चिमटी उठाई। चिमटी धीरे धीरे शीशे के अंदर गई और ऊपर आने लगी। जेकब ये सब स्लो मोशन में देख रहा था। वो जानता था कि जो भी बाहर आएगा वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अचानक जेकब की आंखें दहशत से फैल गईं और उसका शरीर अनजाने में ही कांपने लगा। चिमटी ने एक अजीब से सलेटी कीड़े को पकड़ा हुआ था जो लगभग आधा सेंटीमीटर बड़ा था। उस छोटे राक्षस को जेकब का डरना पसंद आया क्योंकि उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने उस सलेटी कीड़े को जेकब के सामने लहराया और कहा, ये ब्लड स्टॉर्मिंग बग है, चिंता मत करो, ये तुम्हारे शरीर में कोई तूफान नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही ये किसी के खून में घुसता है ये सीधा दिल की तरफ जाता है और अपने होस्ट के खून को तेजी से दौड़ाने पर मजबूर कर देता है। इस कीड़े की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खून को बिजली की रफ्तार से सर्कुलेट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है क्योंकि आज तक कोई भी इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं बचा। और तुम्हें पता है इसका ईंधन या इसका खाना क्या है? राक्षस ने बेहद खौफनाक मुस्कान के साथ अपने सवाल का जवाब दिया, ये अपने होस्ट के दिल को खाता है। जेकब का शरीर और जोर से कांपने लगा जबकि उसकी छाती पर कट से खून बह रहा था। ये भूरा शैतान उस मनहूस कीड़े के साथ क्या करने वाला है? ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जेकब इस कमीने से लड़कर मर जाना चाहता था। उसे कोई शक नहीं था कि ये राक्षस उसे डराने के लिए नहीं बोल रहा है। वो सडिस्टिक मुस्कान ही ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो 16 आने सच बोल रहा है। अब मैं इस कीड़े को इस ट्यूब के जरिए तुम्हारे दिल की एक मुख्य नस में भेजने वाला हूँ। अगर मेरा पिछला ट्रांसप्लांट सफल रहा तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये कीड़ा तुरंत वापस आ जाएगा। और अगर वो सफल नहीं था तो मुझे नया टेस्ट सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, नंबर 226 या शायद 229। कितनी मुसीबत है। राक्षस ने नया गुलाम ढूंढने की परेशानी पर बेबसी से आह भरी। उसे साफ तौर पर जेकब की कोई परवाह नहीं थी। 226, इसने पहले कितने लोगों को मारा है? अब मेरा खेल खत्म है। जेकब की आंखों से आंसू बह निकले और उसकी आंखें एकदम बेजान हो गईं बस उस मौत के आंकड़े को बारे में सोचकर। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म के बाद उसकी मुलाकात इस बुरे शैतान से होगी। अब वो फिर से मरने वाला था और वो सोच रहा था कि क्या उसे फिर से ऐसी जिंदगी का मौका मिलेगा। उसी पल उस छोटे राक्षस ने आखिरकार अपनी ठंडी हरी आंखों में एक गहरी उम्मीद लिए उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग को मेटल ट्यूब के अंदर गिरा दिया। जेकब की बेजान आंखें अचानक पूरी खुल गईं। उसकी सफ़ेद पुतलियां खून से लाल हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसकी हड्डियों में ड्रिल कर रहा हो और वो दर्द इतना भयानक था कि वो बस मर जाना चाहता था। जैकोब का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसके हाथों पैरों से खटखट जैसी हड्डियां चटकने की आवाज़ें आ रही थीं, क्योंकि कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें ज़बरदस्ती एक ही जगह रोके हुए थी, जो इंसानी शरीर की फितरत के बिल्कुल खिलाफ था।
10 सेकंड के बाद जैकोब के छिद्रों से और खास तौर पर उसकी आंखों के घेरों से खून की धार बहने लगी। वो छोटा राक्षस डेकर बस उस मेटल ट्यूब को ठंडी नजरों से घूर रहा था। उसे जैकोब की हालत की जरा भी परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान बस उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग के रिएक्शन पर था। इस छोटे राक्षस का नाम डेकर था और वो एक इम्प गॉब्लिन था। उसने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स में कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, पर उनमें से कोई भी पहले इंसान नहीं था। ज्यादातर सब्जेक्ट्स तो पहले चरण में ही मर गए थे, जिसका मकसद था एक जिंदा प्राणी का दिल बदलना। सिर्फ 12 एक्सपेरिमेंट्स ही टेस्टिंग फेज तक पहुंच पाए थे और जैकोब उनमें से एक था। बदकिस्मती से कोई भी इस फेज में जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वो खूनी कीड़ा हमेशा उनका नया दिल खा जाता था और उन्हें एक बेहद दर्दनाक मौत देता था। सच कहूं तो डेकर ने जैकोब को बस अपने जिज्ञासा और हताशा में खरीदा था, और इसलिए भी क्योंकि वो सस्ता था। उसने कभी किसी इंसान पर प्रयोग नहीं किया था। डेकर चाहता था कि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए, क्योंकि इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा था, यहां तक कि उसकी अपनी मामूली सी जान भी। जैसे जैसे वो जैकोब को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह तड़पते और फटने की कगार पर पहुंचते देख रहा था, उसने निराशा में सिर हिलाया। उसे लगा ये भी एक हारा हुआ केस है, क्योंकि अगर पहला ट्रांसप्लांट सफल होता तो वो कीड़ा 20 सेकंड के अंदर जैकोब के शरीर से बाहर आ जाना चाहिए था, पर 15 सेकंड तो पहले ही बीत चुके थे। ब्लड स्टॉर्मिंग बग से कोई भी 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं बचा था, और अगर होस्ट ने इस दौरान कीड़े को मारने का इलाज नहीं लिया तो समझो उसका काम तमाम है। प्लीज बस मुझे मार डालो। इस वक्त जैकोब के दिमाग में बस यही एक ख्याल था। उसे महसूस हो रहा था जैसे हर सेकंड उसके दिल में हजारों छोटे चाकू घोंपे जा रहे हों। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ट्रांस माइग्रेट होकर किसी सैडिस्ट साइको का गुलाम बनेगा और ऐसी टॉर्चर भरी मौत मरेगा। गहरे पछतावे और दर्द के साथ उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। वो जिंदगी कितनी शानदार थी। भले ही वो सिर्फ 100 साल जिया, पर बिजनेस की दुनिया में सफलता पाने के बाद वो एक बादशाह की तरह जिया था। कम से कम उस दुनिया में नियम और कानून तो थे, और सबसे बड़ी बात, वहां इंसान ही राज करते थे और सब कुछ कंट्रोल करते थे। लेकिन यहां सब कुछ बेहद अजीब है। ये राक्षस उसे अपने विचारों से कंट्रोल कर सकता है, और ये अजीबोगरीब कीड़े यहां आम बात है। धीरे धीरे जैकोब को अपना होश धुंधला होता महसूस हुआ, जैसे दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा हो। उसे एक गहरी राहत मिली कि आखिरकार वो इस दर्द और इस अजीब दुनिया से आज़ाद हो रहा है, जिसे देखने का उसे मौका भी नहीं मिला। अब और नहीं। जैकोब की चेतना गहरे अंधेरे में डूब गई। डेकर ने देखा कि जैकोब का शरीर हिलना बंद हो गया है। उसकी सांसें लगभग गायब हो चुकी थी। उसकी नाराजगी और बढ़ गई। क्या मैंने ये सब बेकार में किया? क्या वो जर्नल असली भी है? डेकर डिप्रेशन में बड़बड़ाया। उफ, मुझे लगता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वे सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स नीची नस्लों से थे। मुझे पूरी तरह सफल होने के लिए किसी सुपीरियर रेस का एक ताकतवर गुलाम चाहिए, लेकिन वे अपनी नस्ल को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है और गुलाम बेचने वाले उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करते। डेकर सोच में डूबा हुआ था। उसका चेहरा हताशा से भरा हुआ था। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो जर्नल बस एक धोखा था। थोड़ी देर बाद डेकर अपने ख्यालों से बाहर आया और जैकोब की ओर देखा। अचानक उसका उदास चेहरा सदमे में बदल गया। अपने बदसूरत चेहरे पर अविश्वास लिए उसने अपनी छोटी भूरी उंगली जैकोब के खून से सनी नाक के नीचे रखी। क्या? डेकर जोर से चिल्लाया जब उसने जैकोब की हल्की गर्म सांस महसूस की। ये जिंदा है? पर फिर वो ब्लड स्टॉर्मिंग बग कहाँ गया? हाँ, मेरा कनेक्शन भी उससे टूट गया और मुझे पता भी नहीं चला। आखिर ये हो क्या रहा है? डेकर की आंखें उन्माद से चमक उठी। उसने जल्दी से उस मेटल ट्यूब को जैकोब के शरीर से बाहर खींचा और पानी की ट्रे में फेंक दिया। उसने फुर्ती से अपने गले में लटके बैग की एक छोटी जेब खोली, एक गहरी पीली गोली निकाली और जैकोब का मुंह खोलकर उसे अंदर डाल दिया। वो नन्ही गोली तुरंत उसके गले में घुल गई। डेकर यही नहीं रुका। उसने जल्दी से एक चाकू जैसा स्कैल्पेल उठाया और जैकोब की बाईं छाती को काटना शुरू कर दिया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जैकोब खून बहने से मर सकता है। लानत है, उसका भी सांस देना ही एक चमत्कार था। हालांकि वो रहस्यमय गोली खिलाने के बाद जैकोब की सांसें स्थिर हो गई थीं। डेकर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे उसे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। उसने जैकोब की छाती को तब तक खोला जब तक वो स्टर्नम तक नहीं पहुंच गया, जहां उसे जैकोब का धीरे धीरे धड़कता हुआ दिल दिखाई दिया। अगर जैकोब अपना दिल देख पाता तो वो शौक से पागल हो जाता, क्योंकि वो लाल नहीं बल्कि पूरी तरह से नीला था।
एक परफेक्ट धड़कते दिल को देख डेकर सन रह गया, पर फिर उसके चेहरे पर उत्साह छा गया। ऐसा लगता है कि वो ब्लड स्टॉर्मिंग बग मर गया और जिंदा नहीं बचा जैसा उसे बचना चाहिए था। वो एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचा था। ये उसकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था, क्योंकि ब्लड स्टॉर्मिंग बग को किसी खास जहर के बिना मारा नहीं जा सकता था, और यह पहली बार था जब उसने ऐसा होते हुए देखा था। डेकर ने गहरी सांस ली और खुशी से बड़बड़ाया, तो वो जर्नल मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ हाँ हाँ, सचमुच रिस्क लेने लायक था। लेकिन खुद पर आजमाने से पहले मुझे दूसरे अंगों के साथ 2 और बड़े ट्रांसप्लांट करने होंगे। हालांकि जर्नल में बताए गए अंगों को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, पर मैं अपने लिए दूसरा या तीसरा सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकता हूं। मैं इस इंसान की तरह हाउंड रैट का दिल इस्तेमाल नहीं करूंगा। डेकर ने बेहोश पड़े जैकूब की तरफ देखा, जो अपने ही खून में लथपथ था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वो किसी अनमोल खजाने को घूर रहा हो। चूंकि तू अभी भी मेरे लिए कीमती है, मैं तुझे इस बार हरे हीलिंग लिक्विड में ठीक होने की इजाजत दूंगा। उसने चिल्लाया, ओए सुअर के सिर वाले, इधर आ और इस इंसान को फिर से हीलिंग सेल में डाल, और इस बार हरा लिक्विड इस्तेमाल करना। जैकोब के पास ही एक और बड़े ग्लास सेल के अंदर वो राक्षस, जिसका जंगली सुअर का सिर और इंसान का धड़ था, अचानक कांप उठा। उसकी आंखें झटके से खुली और उसकी जानवरों जैसी पुतलियां दिखाई दी। दर्द से कराहते हुए जैकब के कसकर बंद पपोटे यानी आईलिड्स थोड़े कांपे और फिर धीरे धीरे खोले। मैं जिंदा हूं। जैसे ही उसने अपनी पुतलियां घुमाई, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अभी भी उसी मनहूस कमरे में था, लेकिन एक फर्क था। इस बार वो नीले नहीं बल्कि एक पीले चिपचिपे लिक्विड में तैर रहा था। सबसे बड़ी राहत ये थी कि वो नर्क जैसा दर्द अब गायब था, जिसने उसे बेहोश कर दिया था। मैं इस लिक्विड में सांस कैसे ले रहा हूं? नहीं रुको, मैं तो सांस ही नहीं ले रहा, फिर भी जिंदा हूं। जैकब ने आखिरकार इस अजीब बात पर गौर किया। उसके मुंह पर कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं था, फिर भी उसका दिल मजबूती से धड़क रहा था। कितनी अजीब और क्रूर जगह है ये, जैकब ने कड़वाहट से सोचा, जबकि पिछला खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। वो भूरा शैतान डेकर कमरे में नहीं था। ये थोड़ी राहत की बात थी, लेकिन जैकब जानता था कि ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। जैसे ही वो वापस आएगा और उसे जागा हुआ दिखेगा, वो पक्का कोई और नर्क जैसा एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा। बस उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग के दर्द को याद करके ही जैकब की रूह कांप गई। मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता सोचना होगा, लेकिन जब तक मैं हिल नहीं सकता, ये नामुमकिन है, जैकब ने गंभीरता से सोचा। उसे डर था कि अगर उसे दोबारा वैसा दर्द सहना पड़ा तो वो अपना मानसिक संतुलन यानी सैनिटी खो बैठेगा। वो कमीना किसी ट्रांसप्लांट की बात कर रहा था और उसने मेरा दिल बदल दिया। और तो और मैं उस कीड़े वाले टेस्ट में बच गया और उस कमीने के मुताबिक ट्रांसप्लांट सफल रहा। उसने 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को मारने की बात भी कही थी, जिसका मतलब है कि शायद मैं अकेला हूँ जो अब तक जिंदा बचा हूँ, यानी मैं उसके लिए बेहद कीमती यानी प्रेशियस हूँ। अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट के पीछे इतना पागल है कि 200 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता, तो या तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा है, या फिर वो शख्स एक बीमार मानसिकता वाला कमीना है जिसे दूसरों के दुख में मज़ा आता है। वो तो पक्का दूसरी किस्म का ही है, लेकिन मुझे अब मौके की तलाश करनी होगी। क्योंकि उसे आज्ञा पालन पसंद है और वो एक कंट्रोल फ्रीक है, तो मैं वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसा वो चाहता है। दुर्भाग्य से वो मेरी हिम्मत तोड़ना चाहता था, तो अब से मैं एक टूटे हुए गुलाम की तरह नाटक करूंगा जिसने अपनी बुरी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। जैकब की धुंधली आंखों में अचानक एक ठंडी चमक आ गई। वो कोई ऐसा वैसा नौजवान नहीं था जिसे जिंदगी का तजुर्बा ना हो। उसने पूरी एक जिंदगी जी थी और हथियारों का साम्राज्य चलाया था। भले ही उसने कभी खुद किसी को नहीं मारा, पर उसके हथियारों ने अनगिनत जाने ली थीं। क्या ये उसके पापों का फल था? जो भी हो, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा। जैकब ने यहाँ से जिंदा निकलने का पक्का इरादा करके अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। न जाने कितना वक्त गुजर गया, सन्नाटे भरे कमरे में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी। जैकब की बंद पलकें हल्की सी कांपी, पर उसने आंखें नहीं खोली और पत्थर की तरह पड़ा रहा। डेकर वापस आ गया था, हाथ में एक बड़ा मेटल कंटेनर लिए, और उसके बदसूरत चेहरे पर एक एक्साइटेड मुस्कान थी। 5 दिन हो गए और अभी तक नहीं जागा। डेकर की नाराज़गी भरी आवाज़ जैकब के कानों में पड़ी। जैकब हिला तक नहीं, लेकिन उसका दिल उसके शरीर जितना शांत नहीं था। तुम्हारी धड़कनें तुम्हारी एक्टिंग का साथ नहीं दे रही हैं, डेकर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर तुमने नाटक करना बंद नहीं किया तो इस बार मैं 2 ब्लड स्टॉर्मिंग बग्स इस्तेमाल करूंगा। क्या इस कमीने के कान इतने तेज हैं? जैकब का दिल बैठ गया। उसे अपनी प्लानिंग की सबसे बड़ी खामी का एहसास हुआ। वो इंसानों से डील नहीं कर रहा था। जैकब ने उस छोटे शैतान को और गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी आंखें खोल दी।
लेकिन उसने अभी भी खुद को निराश और डरा हुआ दिखाया, जो कि वो असल में भी था। बढ़िया, अब और नाटक नहीं। तुम हारने के लिए ही बने हो, लेकिन अगर तुम आज्ञाकारी बने रहे तो मैं तुम्हें अब से तुम्हारी दर्द के लिए कुछ दूंगा। डेकर की आवाज़ में थोड़ी सच्चाई लग रही थी, लेकिन जैकब उस पर भरोसा करने वाला नहीं था। उसे सचमुच मेरी ज़रूरत है। उसने अपनी खुशी छिपाई और बस चुपचाप लेटा रहा। ओह, डेकर थोड़ा हैरान हुआ जब उसने देखा कि उसके दरिया दिल ऑफर के बाद भी जैकब की आंखें बेजान हैं। क्या ये पहले ही टूट गया है? खैर, एक इंसान से और उम्मीद भी की जा सकती है। बस थोड़ा दर्द दो और वो अपनी पूरी ज़िंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। लेकिन ब्लड स्टॉर्मिंग बग का दर्द, जो 10 मौतों से भी बदतर माना जाता है, उसे सहने के बाद भी जिंदा रहना अपने आप में एक चमत्कार था। तो उसने बेहोश होने का नाटक क्यों किया? शायद डर की वजह से। जो भी हो, जब तक वो तीसरे इम्प्लांटेशन तक जिंदा रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेकर ने फट से एक बटन दबाया और वो पीला लिक्विड नीचे चला गया। पुराना ग्लास सेल खुला और नंगा जैकब सबके सामने था। जब जैकब ने कांच में अपना धुंधला अग्स यानी रिफ्लेक्शन देखा तो वो सन्न रह गया। उसका शरीर, वो तो बस हड्डियों का ढांचा था, सिर्फ खाल और हड्डियां। उसकी पीली पड़ी त्वचा को देखकर लग रहा था जैसे उसने महीनों से खाना नहीं खाया हो। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसकी एम्बर यानी अंबर रंग की आंखें एकदम बेजान थीं। उसकी उम्र शायद 21 से 24 साल के बीच होगी और कद लगभग 1.6 मीटर। जैकब अपनी हालत देखकर दहशत में आ गया। मैं जब 96 साल का था तब भी मैं इससे ज़्यादा सेहतमंद दिखता था। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।